मान्यवर साहब पर जितने लोग बात करते हैं, मैं एक बात देखता हूँ कि जितने लोग मान्यवर साहब को जानते हैं वो उन मान्यवर साहब को जानते हैं जो 1990 के दौर से बाद के मान्यवर साहब हैं, जो आपने देखा लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, है ना, मंच पर खड़े हुए हैं या साइकिल से यात्रा निकाल रहे हैं, हजारों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, या जीप से रैली निकाल रहे हैं, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो हमने जो मान्यवर कांशीराम देखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने वो वही मान्यवर कांशीराम देखे हैं जो 1990 के दौर के बाद के कांशीराम हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मान्यवर कांशीराम को समझना है तो आप 1990 से पहले के दौर के मान्यवर कांशीराम को आप समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि मान्यवर कांशीराम कैसे कांशीराम बने। आज देखते हैं समाज में बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे अपने समाज के लोग ऐसे हैं कि पहले 2-4 साल संगठन चलाते हैं, उसके बाद में फिर पार्टियाँ बना लेते हैं। पार्टी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में सबका अपना राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम कहते हैं कि हम अपने महापुरुषों के विचारों पर चल रहे हैं, तब जाकर के हम ये काम कर रहे हैं। तो महापुरुषों के विचारों को अगर हम कह रहे हैं कि चलना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में राजनीतिक पृष्ठभूमि में आ गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली पार्टी अपनी 1936 में बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 साल मिशन चलाया, पहले लोगों को जगह जगह जाकर के 2-2 4-4 लोगों को जोड़ा, उनसे बातें की, उनको इकट्ठा किया, तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 साल मिशन चलाने के बाद एक पार्टी बनाई। वहीं मान्यवर कांशीराम ने 1964 में अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बाद 1984 में पहली राजनीतिक पार्टी बनाई। 20 साल मान्यवर कांशीराम ने मिशन चलाया, जगह जगह जाकर के लोगों को जोड़ा, 2-2 लोगों को, 4-4 लोगों को, 6-6 लोगों को मान्यवर कांशीराम ने जोड़ना शुरू किया। अब 20 साल मान्यवर कांशीराम ने मिशन चलाया, तब राजनीतिक पार्टी खड़ी की, क्योंकि मान्यवर साहब ये कांशीराम ये कहते थे कि अगर हमको राजनीतिक सत्ता तक पहुंचना है तो डंडा और झंडा उठाने से पहले कलम और किताब उठानी होगी। अगर कलम और किताब उठाने से पहले अगर हमने डंडा और झंडा उठा लिया तो हम ना मिशन चला पाएंगे, ना राजनीति को चला पाएंगे। इसलिए मान्यवर कांशीराम ने, मैंने कहा 20 साल मिशन चलाने के बाद तब राजनीतिक रूप से डंडा और झंडा उठाया, क्योंकि 20 साल उन्होंने कलम और किताब उठाई। मान्यवर कांशीराम जब कैडर लिया करते थे, 2-2, 4-4, 6-6, 10 लोगों का कैडर लेते थे, तो बाकायदा बोर्ड पर उनको उस व्यवस्था को समझाते थे, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को समझाते थे। कैडर में इस तरीके से बाकायदा बोर्ड पर पढ़ाते थे मान्यवर कांशीराम, और खुद भी लंबे समय तक मान्यवर कांशीराम ने अध्ययन किया। इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि पहले आपको कलम और किताब उठानी होगी, उसके बाद आप डंडे और झंडे तक पहुंचेंगे। अगर आप डंडे और झंडे तक पहले पहुंच जाते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर साहब ने बामसेफ पहले बनाई, डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी बाद में बनाई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बामसेफ कलम और किताब का संगठन है, बामसेफ विचारों को खड़ा करने का संगठन है। डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी क्या है? डंडा और झंडा लेकर खड़े होने वाले लोगों का संगठन है। इसीलिए कलम और किताब का संगठन पहले बनाया और डंडा और झंडा उठाने वाला संगठन बाद में बनाया। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि समाज में बहुत सारे हमारे संगठन हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि मान्यवर साहब ने 20 साल मिशन चलाया, उसके बाद राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। हम जैसे ही संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके तुरंत बाद ही हम राजनीतिक पार्टी बनाना शुरू कर देते हैं। कम से कम हमको एक मिशन जो है चलाना चाहिए। लंबे समय में जब हम मिशन चलाते हैं, उसके बाद हमें ये समझ आ पाती है कि हमको किस तरीके से समाज को लीड करना है। इसीलिए बहुत सारी गलतियां मैं देखता हूँ कि समाज में जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें बहुत सारी गलतियां वो लोग जो है करते जा रहे हैं। कारण उसका यही है कि हमने बिना ट्रेनिंग दिए लोग जब समाज में उतार दिए हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मान्यवर कांशीराम ने 20 साल ट्रेनिंग देने के बाद तब लोगों को समाज में उतारा, तब जाकर के वो मिशन सफल हुआ और एक लंबा आंदोलन रहा। अब मैंने कहा कि मान्यवर कांशीराम को समझना है तो आप 1990 से पहले के कांशीराम को, 1964 से लेकर के और 1990 के बीच के जो कांशीराम है, आप उनको समझेंगे तब आप मान्यवर कांशीराम को सही मायने में समझ पाएंगे। क्योंकि जिस समय के मान्यवर कांशीराम को हम देखते हैं, उस समय मान्यवर कांशीराम स्थापित हो चुके हैं राजनीति में, उनका एक स्टैंडर्ड है मान्यवर कांशीराम का। उस समय वो सांसद बन चुके हैं, एक देश की बहुत बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस समय 1964 में मान्यवर कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़ी, उस समय मान्यवर कांशीराम स्थापित नहीं है। उस समय मान्यवर कांशीराम एक अपना अटैची उठा करके उसमें एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, रबड़ की हवाई चप्पलें पहनते थे, एक बस पेन में जेब में पेन लगा हुआ था, और सुबह से शाम जो है इस ट्रेन से उस ट्रेन, उस ट्रेन से उस ट्रेन और उस ट्रेन से उस ट्रेन, वो मिशन खड़ा करने के लिए लोगों को डोर टू डोर जाकर के, ऑफिस टू ऑफिस जाकर के जोड़ रहे थे मान्यवर कांशीराम। तो उन कांशीराम को जब हम समझेंगे तब हमें सही समझ में आएगा कि सही कांशीराम क्या थे। एक बार की घटना थी, मान्यवर कांशीराम 1978 में जब पूना में उनकी एक विचार गोष्ठी थी और मान्यवर कांशीराम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में मान्यवर कांशीराम को सुबह एक हार्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, डॉक्टर बुलाए गए। उस समय तक मान्यवर साहब को बहुत लोग जानना शुरू कर दिए थे। तो डॉक्टरों को जब बुलाया गया तो मान्यवर साहब की एंजियोप्लास्टी की गई, और एंजियोप्लास्टी करने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि मान्यवर साहब आपको कम से कम 48 घंटे रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तो कल जो है पूना विचार गोष्ठी है, मुझे तो शाम को निकलना है, कल सुबह वहाँ पहुँचना है पूना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये संभव नहीं है, अगर आप इस स्थिति में कहीं जाते हैं तो आपको दोबारा जो है
कहीं भी किसी प्रकार का स्ट्रोक आ सकता है। पर मान्यवर साहब तो मान्यवर साहब हैं। उसके बाद मान्यवर साहब ने ये सोचा कि ठीक है 2-4 घंटे आराम करने के बाद में मैं निकल जाऊँगा। 2-3 घंटे आराम किया। उसके बाद शाम को जब मान्यवर साहब जब निकलना शुरू हुए, उन्होंने अटैची उठाई, उसके बाद सीने में दोबारा दर्द हुआ भारी। दर्द हुआ, दोबारा डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कम से कम 2 दिन आप इंतजार करिए, उसके बाद आप जाएंगे। तब कांशीराम ने क्या जवाब दिया? मान्यवर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी संवेदना मेरे प्रति हैं, लेकिन अगर आपने ये बात मुझसे 10 साल पहले कही होती तब मैं आपकी बात को मान लेता, लेकिन बड़ी मुश्किल और बड़े संघर्ष के बाद में समाज ने मुझे समझना शुरू किया है। अब मेरे पास में 1 मिनट भी ऐसी नहीं है जिसको मैं बिना समाज में दिए खर्च कर लूँ कहीं और ये बोल करके मान्यवर साहब दर्द हो रहा सीने में और अटैची लेकर के निकल गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मान्यवर साहब को समझना है तो आपको इस मान्यवर साहब को समझना पड़ेगा। मान्यवर साहब एक बार पंजाब में कैडर लेने गए। कांशीराम पंजाब में कैडर ले रहे हैं, 20-22 लोग 25 लोग बस बैठे हुए हैं। उनमें सबसे यंग एज का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं तो कैडर की क्या ताकत होती है, उसमें सबसे एक यंग एज का बच्चा बैठा हुआ है, उसकी उम्र 21-22 साल थी। सारे लोग उससे ज़्यादा उम्र के थे। तो मान्यवर साहब ने अपनी बात बीच में रोकते हुए कहा कि भाई आप सबसे कम उम्र के हैं, आप कैडर में कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे तो जो मेरे साथ के उन्होंने कैडर में लाए और उन्होंने पूछा तो आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मान्यवर साहब ने पूछा आप काम क्या करते हैं? उन्होंने कहा सर कि एक टोपी बनाने की एक जो फैक्ट्री है बराबर में, मैं उसमें काम करता हूँ। कांशीराम ने उससे कहा कि क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपकी अपना भी कारखाना या अपनी भी कंपनी हो सकती है टोपी बनाने की? उस व्यक्ति ने कहा कि मान्यवर साहब मैंने कभी नहीं सोचा। तब कांशीराम ने कहा ये जो कैडर है ये इसी स्वाभिमान को पैदा करने का कैडर है। ये जो कैडर है वो जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का कैडर है, यानी कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं। और तब कांशीराम की बात को व्यक्ति इतनी गहराई से समझा कि उस व्यक्ति ने 3-4 साल के बाद ही अपना एक छोटा सा कारखाना स्थापित किया और पंजाब के लुधियाना में सबसे बड़ी भारत की टोपी बनाने वाली कंपनी उसी दलित बच्चे की है। और जैक कैप कंपनी के नाम से आप देखिएगा पूरे दुनिया में उसकी टोपी जाती है। और व्यक्ति जब मान्यवर साहब पर जब किताब लिखी गई तो उस व्यक्ति का जब इंटरव्यू लेने गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज मैं यहाँ इतनी बड़ी कंपनी को चला पा रहा हूँ तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र मान्यवर कांशीराम जिम्मेदार है। अगर मैं उस दिन उस कैडर में नहीं गया होता तो मैं जीवन भर सिर्फ दूसरी कंपनी बैठ करके कैब बना रहा हूँ। आप लगाइए कैडर की क्या ताकत होती है। सिर्फ एक कैडर और उस व्यक्ति को इतना प्रभावित कर दिया कि वो व्यक्ति आज भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक कैब बनाने वाली कंपनी को चलाता है। ये कैडर की ताकत है। अगर कांशीराम को सही में समझना है तो हमको इस कैडर को समझना पड़ेगा, मान्यवर कांशीराम को। मान्यवर कांशीराम जो 5 दिवसीय कैडर एक बार शिमला में दे रहे थे, यही पहला कैडर था इसमें माननीय बहन जी शामिल हुए। तो शिमला में जब 5 दिवसीय कैडर दे रहे थे, उसके बाद जब आखिरी दिन था तो आखिरी दिन मान्यवर कांशीराम से एक व्यक्ति ने खड़े होकर के पूछा, इसी तरीके से मान्यवर साहब जो प्रदर्शनी लगाते थे, महापुरुषों की तस्वीर लगाते थे, तो उन्होंने पूछा कि मान्यवर साहब मैं चाहता हूं कि आप जो है मंच पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर लगा लें। किसी ने कहा कि मंच पे आप किसी और की तस्वीर लगा लें, किसी ने कहा कि आप मंच पे किसी और की तस्वीर लगा लें, तो हो सकता है वो लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएं। तब मान्यवर कांशीराम ने कहा कि ये मिशन का काम है और इसमें जो महापुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं ये महापुरुष वही हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को, इस कारवां को अपने कंधों पर लेकर के यहाँ तक पहुँचाया है। उसके अलावा दूसरे व्यक्ति महान हो सकते हैं, लेकिन अगर इस आंदोलन, इस कारवां को यहाँ तक बढ़ाने में, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई में अगर उनका कोई योगदान नहीं है तो इसीलिए मैं उनकी तस्वीर को यहाँ नहीं रखता। और अगर मैं ऐसी तस्वीरें इकट्ठा करनी शुरू कर दूंगा तो मेरा पूरा जीवन सिर्फ तस्वीरें इकट्ठी करने में चला जाएगा और मैं सिर्फ तस्वीरें इकट्ठी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज को बदलने के लिए आया हूँ। ये कांशीराम के कैडर की ताकत थी। बहुत मान्यवर साहब ने जो है 20 साल तक लोगों को कैडर दिए, 2 लोगों को कैडर दिया, 4 लोगों को। मान्यवर साहब ने जब पहला कैडर अपने पूना में दिया, पूना में जब पहला कैडर दिया तो मान्यवर साहब ने लोगों से कहा कि लोगों को लाइए। भाई सरकारी कर्मचारियों ने कहा बिल्कुल मान्यवर साहब लाएंगे, किसी ने कहा कि 50 आ जाएंगे, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा सर 20 तो मैं अकेला ले आऊँगा। मान्यवर साहब एकदम पहुँच गए गाँव में, उन्होंने कहा कि 50-100-200 लोग तो होंगे, बात रखने के लिए मिलेगी। इसी तरह से जो है मान्यवर साहब ने महापुरुषों की तस्वीर लगाई, पुष्प अर्पित किए। उसके बाद पता लगा कि एक व्यक्ति आया, बस एक व्यक्ति, और जिन लोगों ने कहा था कि मैं 20 लेकर के आऊँगा, 15 लेकर के आऊँगा, वो लोग भी गए। लेकिन मान्यवर साहब ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना संयम नहीं खोया, और जितनी बात मान्यवर साहब उस पूरे कैडर में बताने वाले थे 100 लोगों के साथ, उतनी ही बात मान्यवर साहब ने एक अकेले व्यक्ति के साथ में शेयर की और उसको बताएं। तो वो जो कारवां शुरू होता है, मैं आज देख रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि मान्यवर साहब ने ये कारवां शुरू किया था, एक सिंगल आदमी था। और जब 1 to 1 मान्यवर साहब उनसे बात कर रहे थे तो पहला कैडर एक ही व्यक्ति को मान्यवर कांशीराम ने दिया। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। आप देखें कि आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं तो मान्यवर कांशीराम को ना सिर्फ लीडर मानते हैं बल्कि वो अपना मसीहा मानते हैं। मैं कहूँ कि आज़ाद भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर सही मायने में किसी का योगदान या किसी का स्थान है समाज में, राजनीति में, तो
तो मान्यवर कांशीराम है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। बहुत संघर्ष मान्यवर कांशीराम ने किया अपने जीवन में और बहुत कठिनाइयों से इस मिशन को यहाँ तक लेकर के आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 में आगरा में कहा कि ये कारवां मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर आप लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इस कारवां को पीछे मत जाने देना, उसको वहीं रोक करके रखना। ये बात मान्यवर साहब सिर्फ इतनी सी बात को कंफर्म करने के लिए मान्यवर कांशीराम पुणे से आगरा आए और वो कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर का जिन लोगों ने आयोजित किया था उन लोगों से मिले और तब मान्यवर साहब ने कंफर्म किया कि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें कही हैं। तब मान्यवर कांशीराम ने वो कारवां अपने कंधे पर उठाया और उसको लेकर के आगे बढ़े और जब तक मान्यवर साहब आखिरी सांस उनके अंदर बाकी थी तब तक इस कारवां को लेकर के वो बढ़ाते रहे। और आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें मान्यवर साहब की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि हम लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, उनके विचारों पर चर्चा कर पा रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए, या मैं देखता हूँ कि जितने हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना, जितने वैचारिक होते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा हम लोग अलग होते जा रहे हैं। आज आप देखें कि अलीगढ़ शहर में देखें, मुझे लग रहा है कि 100 से ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन एक संगठन दूसरे संगठन से बात नहीं कर रहा है, दूसरा संगठन तीसरे संगठन से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, तीसरा संगठन चौथे संगठन को सहयोग नहीं कर पा रहा है, यानी हर संगठन अपना अलग काम कर रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मान्यवर साहब क्या कहते थे? उन्होंने कहा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले बहुजन समाज बनाया। अगर वो बहुजन समाज पार्टी पहले बना लेते तो ये पार्टी कब की खत्म हो जाती है। उन्होंने पहले बहुजन समाज इकट्ठा किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, इसीलिए ये आंदोलन, ये कारवां आज तक जिंदा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले बहुजन समाज की पार्टी या संगठन बना रहे हैं, समाज को बाद में इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हो पा रहा है कि संगठन तो बन रहे हैं लेकिन समाज उन संगठन से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। एक संगठन अपना कार्यक्रम कर रहा है तो ये अकेला कर रहा है, दूसरे लोग उसमें सहमत नहीं होंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे। दूसरा संगठन अपने काम कर रहा है तो दूसरा अकेला कर रहा है, तीसरा चौथा संगठन उसके साथ खड़ा नहीं होगा। और इतने के बावजूद हम सारे लोग रोजाना नारे लगाते हैं कि हम लोग बहुजन हैं, हम लोग बहुजन बनाना चाहते हैं, हम लोग बहुजन मिशन चला रहे हैं, बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। ये कैसा बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट है, बहुजन मिशन चला रहे हैं? अगर हम सही मामले में कांशीराम को अगर समझ जाते तो हम ये समझ जाते कि हमें इकट्ठा रहना है। ये 85% समाज पिछले 5000 साल से गुलाम होने का एकमात्र जो बड़ा कारण है वो यूनिटी का ना होना है। आज़ाद भारत के बाद 1950 के बाद में भी बड़ी मुश्किल से कुछ लोग ऐसे हुए समाज में जिन्होंने इकट्ठा करके इस मिशन को आगे बढ़ाया, तब जा करके ये कारवां यहाँ तक आ पाया। वरना जिस तरीके का व्यक्तिगत स्वार्थ लिए समाज में हम लोग घूम रहे हैं, सारे ही लोग घूम रहे हैं, कुछ 1% लोगों को छोड़ दूं जिनकी वजह से कारवां अभी भी बना हुआ है, वरना बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक जो जिम्मेदारी है उस पर बहुत ज़्यादा हावी है और इसी कारण हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। आज आप देखिए कि जो कारवां 50 साल मान्यवर कांशीराम, मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस कारवां को बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 50 साल तक मान्यवर कांशीराम ने खून पसीने से सींच करके हमें यहाँ दिया, उस कारवां को विपक्षी या विरोधी लोगों ने 10 साल में धराशायी कर दिया। 10 साल में महज आप लगाइए कि किस तरीके का कारवां था, महज 10 साल में धराशायी कर दिया। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। नालायक लोग समाज में पैदा हुए, गैर जिम्मेदार लोग पैदा हो गए या स्वार्थी लोग पैदा हुए, कुछ लोग दलाली भी अपना कर रहे हैं, मिशन के काम को मिशन का नहीं समझते, उनको राजनीति ज़्यादा ऊपर लगती है। और इसी चक्कर में हम लोग बजाय आगे जाने के बहुत पीछे जा रहे हैं। अब लोग हम क्यों कह रहे हैं कि 2014 से पहले की जो स्थिति थी उससे भी पीछे हम लोग धकेले जा रहे हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति पर अगर आप नज़र डालें तो 28,000 प्राइमरी स्कूल सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसको बंद करने का सरकार ने जो प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है। और ये 28,000 स्कूल पहले चरण में है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी पूरी गुंजाइश मुझे लगती है दूसरे चरण में ये होगा कि जिस स्कूल में 50 से ज़्यादा और 100 से कम बच्चे हैं, दूसरे चरण में उसका नंबर आएगा। और ऐसे स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31-32 हज़ार है। ये जो जिनकी संख्या 50 से कम है, इनकी संख्या 28-29 हज़ार है। यानी कि 2 चरण में लगभग 60,000 प्राइमरी स्कूल आपके हमारे बंद हो जाएंगे। कौन इस पर लड़ पा रहा है? कोई लड़ता दिखाई देता है? सारे लोग झंडा उठाकर घूम रहे हैं, है ना, जय भीम के नारे रोजाना लगाते हैं, जय काशीराम के नारे रोजाना लगाते हैं, जय मंडल, है ना, जय संविधान, जय जोहार के नारे लगाते हैं। कभी हम समझ पा रहे हैं? हमारी अपनी आंखों के सामने 28,000 हमारे बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद और 30-32 हज़ार स्कूल बंद हो सकते हैं। और यही नहीं, माध्यमिक और डिग्री कॉलेज भी 2035 तक सारे प्राइवेट हो जाएंगे। ये भी वो लोग बोल चुके हैं, नई शिक्षा नीति में बाकायदा लिखा हुआ। हम लोग लड़ पा रहे हैं इसके लिए? क्यों नहीं लड़ पा रहे? कारण समझते हैं हम लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं?
कारण यह है कि पिछले 60-70 साल में, 75 साल में हमारा जो एक मानसिक एक जो हमारा स्टेटस बना है, या हम कहें कि जो हमारी मानसिक चेतना बनी है, वो चेतना सामाजिक ना होकर के राजनीतिक ज़्यादा है। हम राजनीति को तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। किसी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम होगा, आप देखिए लाखों की भीड़ आपको दिखाई देगी। सामाजिक कार्यक्रम होगा, उसमें हजारों की भीड़ दिखाई देगी। आर्थिक कारण होगा, उसमें सैकड़ों की भीड़ हो जाएगी। और अगर कोई शैक्षिक कारण है, शैक्षिक कोई अगर मुद्दा है, तो आप देखिएगा 10, 20, 50 लोगों का इकट्ठा करना आपको भारी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी जो चेतना है वो सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हुई है, हमारी चेतना अभी आर्थिक तौर पर विकसित नहीं हुई है, और हमारी चेतना अभी शैक्षिक तौर पर विकसित नहीं हुई है। अभी कोई राजनीतिक मूवमेंट हो, आप देखिएगा कि SC ST का वो जो है SC समाज का, ST समाज का जो आरक्षण है, उसमें जो वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो पूरा भारत बंद कर दिया दलित समाज ने? कर दिया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ राजनीतिक चेतना आपके पास में है, लेकिन उसी दलित समाज के 28,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश आ गया। कोई समाज इकट्ठा हुआ? हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि राजनीतिक चेतना तो आपके अंदर आ गई, लेकिन शैक्षिक चेतना भी हमारे अंदर नहीं आई है। राजनीतिक चेतना तो हमारे अंदर आ गई है, लेकिन सामाजिक चेतना हमारे अंदर नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक चेतना सामाजिक कार्यक्रम से आती है, सामाजिक सहभागिता से आती है। जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि हमारी समाज में उतनी जिम्मेदारी है जितनी दूसरों की जिम्मेदारी है, हमारा उतना ही कर्तव्य बनता है समाज में जितना दूसरों को बनता है, तब तक ना सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बन पाएगी और ना सामाजिक जिम्मेदारी का हम लोग निर्वहन कर पाएंगे। और जब तक सामाजिक जिम्मेदारी का हम लोग निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तब तक इसी तरह टुकड़ों में बिखरे पड़े रहेंगे। आज SC ST समाज की ही अपनी जो संख्या है वो 35 करोड़ के आसपास है पूरे भारत में। 35 करोड़ लोग, और उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पढ़ लिख करके ऊपर आ गया है। 60 लाख तो सरकारी कर्मचारी दलित समाज के। आज इतना भारी अमला होने के बावजूद भी, एक मिडिल क्लास अच्छा तैयार होने के बावजूद भी, पढ़े लिखों की संख्या अच्छी होने के बावजूद भी हम अपने स्कूल नहीं बचा पा रहे हैं, अपने कॉलेज नहीं बचा पा रहे हैं, अपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को नहीं बचा पा रहे हैं। समाज में जिस तरीके से जो है दलितों का शोषण हो रहा है, कोई कुर्सी पर बैठने पर मार देता है, कोई बराबर बैठने पर मार देता है, कोई नशैनी पर चढ़ने में मार देता है, कोई घास काटने पर मार दे रहा है, कोई खेत में घुसने पर मार दे रहा है, कोई बाउंड्री पर चढ़ने में मार देता है। मार दे नहीं मार दे रहा है। इस लड़ाई को हम लोग कहाँ लड़ पा रहे हैं? इस लड़ाई को क्या सारे राजनीतिक लोग ही लड़ेंगे? इस लड़ाई को जब तक सामाजिक स्तर पर हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब तक इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। एक राजनीतिक पार्टी क्या पूरे भारत में सामाजिक लड़ाई को भी लड़ेगी? सामाजिक लड़ाई सामाजिक लोगों को लड़नी पड़ेगी। जो लोग स्कूल कॉलेज में बैठे हैं उनको विरोध करना चाहिए कि ये जो 28,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं? जिन लोगों की हत्या कुर्सी बैठने पर हो जा रही है, उस समाज को, उस गाँव के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस पर अपना विरोध दर्ज कराएं, उस पर लड़ाई लड़ाएं। समझ रहे हैं? घास काटने पर किसी की हत्या कर दी जा रही है, तो उस गाँव के, उस समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस हत्या के लिए अपना प्रतिरोध दर्ज करें, उनसे लड़ाई लड़ें। क्या सारी लड़ाई राजनीतिक लोग जाकर के लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे। अगर सारी ही जिम्मेदारी, सारी लड़ाई की जिम्मेदारी हम लोग राजनीतिक कंधों पर डाल देंगे, तो हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन सामाजिक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मान्यवर साहब, मान्यवर कांशीराम का जो विचार है, मैं जो मान्यवर साहब को समझता हूँ, या मैं मान्यवर साहब को जितना समझाऊँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके, उसमें बस यही मानता हूँ कि समाज को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, जब तक जो हम कहते हैं कि बहुजन बनाने के लिए हमें बहुजनों को तैयार करना पड़ेगा। एक जाति दूसरी उपजाति से बात नहीं करती है, दूसरी तीसरी से बात नहीं कर रही है, तीसरी चौथी से बात नहीं कर रही है। दलितों में जाटव समाज अपना आंदोलन लेकर घूम रहा है, कुछ जो है दूसरी जातियां अपना आंदोलन लेकर घूम रही है, कुछ चमार जाति अपना आंदोलन लेकर घूम रही है। लेकिन क्या सारे लोग एक जगह यूनाइट हो पा रहे हैं? जिनकी हम कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं, आप किसी भी बहुजन आंदोलन में, बहुजन के किसी मंच पर देख लीजिएगा, आपको 10, 20, 50 जाति नजर आ जाए, 1 या 2 जाति अधिकतम आपको नजर आएगी। तो क्या हो रहा है? ये हम लोग एक जाति केंद्रित होते जा रहे हैं। और अगर हमें बहुजन बनाना है तो सभी लोगों को बराबरी देनी पड़ेगी, सबको हम लोगों को खुद को जोड़ करके रखना पड़ेगा। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये समाज में जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास शिक्षा कम पहुंच पाई है, जिसका समाजीकरण कम पहुंच पाया है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसका समाजीकरण प्रॉपर हो गया है, जिसके पास शिक्षा पहुंच पाई है, जिसके पास कुछ संसाधन पहुंच पाए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जाकर के उसको जोड़े। ये समाज अगर किसी से ये उम्मीद कर रहा है, तो वो हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद कर रहा है। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ चुके हैं पहले, उनसे पहले समझ चुके हैं, अब वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम उनको जोड़ेंगे या हम उनके लिए काम करेंगे, ना कि हमको उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वो पहले हमारी लड़ाई को लड़ेगा। कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा कि पढ़े लिखे लोग लड़ाई लड़ेंगे? मान्यवर कांशीराम ने क्यों हमसे बनाई पहले? डीएस4 क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये लड़ाई सबसे पहले अगर कोई लड़ेगा तो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज लड़ पाएगा। उसी के पास में समझ है ये लड़ाई क्या है और इसको लड़ना कैसे है। इसीलिए जितने भी शिक्षित लोग हम लोग बैठे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मान्यवर कांशीराम के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए समाज में अपनी जिम्मेदारी समझें और हर स्तर पर खड़े हों, एक दूसरे के साथ खड़े हों। समझ रहे हैं? और इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप सब लोग अपने यहाँ कैडर लगाइए। कैडर में जो भी लोग जो है
जानकार लोग हैं उनको बुलाइए, समाज के 10 लोग इकट्ठा करके वहाँ उनको बुलाइए, 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ उनको बुलाइए, 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ उनको बुलाइए, और जगह जगह आप जो है कैडर लगवाना शुरू करिए। इसी तरीके से मिशन तैयार होगा, इसी तरीके से आपका समाज तैयार होगा। और जब ये सामाजिक शक्ति जब आपके पास में आ जाएगी, तब राजनीतिक शक्ति ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। समाज आपसे जुड़ा नहीं है, राजनीतिक शक्ति आपके पास में कैसे जाएगी? आप कितनी राजनीतिक पार्टी बना लीजिए। इसीलिए और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और एक बार पुनः आप सब लोग जो आयोजक हैं और यहाँ लोग जितने आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आयोजन किया, और इस तरह के आयोजन आप लोग जो है करते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।